हेलो स्टूडेंट बच्चों, हमारा मुद्रा और साख वाला चैप्टर चल रहा था। तो वो बच्चों उसके अंदर मैंने आपको बैंक की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया, चेक संबंधी गतिविधियों के बारे में बताया। पिछली जो वीडियो थी बैंक के अंदर जमा तथा मुद्रा के आधुनिक रूप का जो प्रचलन था उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज बच्चों हम साख की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों, साख का तात्पर्य तो देखो बैंक एक तो देता है, बैंक अपने जितने भी जमाकर्ता होते हैं उनको एक निश्चित उनकी जो ब्याज दर होती है उसके आधार पर बैंक के अंदर पूंजी जमा करता है। पूंजी जमा करने के बाद जो उसकी परसेंटेज होती है उस परसेंटेज के आधार पर वो उनको पैसे देता है। एक साथ साथ अपने जो कर्जदाता होते हैं उनसे जो जमा करता होते हैं उनसे अधिक ब्याज पर वसूल करता है। और उसके बाद ये जो बैंक की जो बीच की जो इनकम हो गई, यानी कि जमाकर्ता और कर्जदाता के बीच में जो उसको मुनाफा होता है, ये बैंक की साख कहलाती है। अब मैं आपको साख के बारे में बता रहा हूँ बच्चों। देखो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गतिविधियाँ ऐसे बहुत से लेन देन से गुजरती है जहाँ किसी न किसी रूप में हम ऋण लेते हैं। चाहे हम साहूकार से ऋण ले रहे हों, चाहे रिश्तेदार से ऋण ले रहे हों, चाहे कहीं से भी ले रहे हों, तो वस्तुओं तथा सेवाएं मुहैया कराते हैं ऋण के बदले में। उसके बदले में हम भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का भी वादा करते हैं कि आपको निश्चित समय पर ये हम भुगतान कर देंगे। इसके आधार पर मैं दो एग्जाम्पल हैं आपका, एक एग्जाम्पल हमारा सलीम का है और एक शौपना का है। ये दो एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपको आगे समझा देता हूँ। तो बच्चों देखो, हम त्योहारों का मौसम है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक हमारे सामने एक उदाहरण है। अब से 2 महीने बाद त्योहारों का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग करता है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता होती है ताकि वो काम की पूर्ति कर सके। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है, उसके बाद भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी पूरी कर देता है। अब एक स्वप्ना का एग्जाम्पल, ये सलीम का एग्जाम्पल देखा आपने। सलीम के एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि वह ऋण लेता है बैंक से और निश्चित समय पर जो उसको अच्छा मुनाफा होता है, उसके बाद वह ऋण चुकता भी कर देता है, ऋण को पूरा भी कर देता है। अब बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं सपना का। सपना के एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे कि सपना एक छोटी किसान है, उसके पास 3 एकड़ भूमि है। 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है और वह उम्मीद है कि फसल तैयार होने के बाद जो उसने कर्ज लिया था उसकी वह अदायगी कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेता है। फसल पर कीटनाशक के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल में महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं होता। वह साहूकार को कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर वह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगली साल सपना
खेती के लिए दोबारा उधार लेती है और इस साल फसल सामान्य होती है, लेकिन इसकी कमाई नहीं होती। वह कर्ज जाल के अंदर फंस जाती है, यानी कि बार बार साहूकार से उसको ऋण लेने के लिए कर्ज जाल के अंदर वो फंस जाती है। तो इस प्रकार हमने सलीम और सपना का एग्जाम्पल देखा। सलीम औपचारिक स्रोतों से ऋण लेता है, जबकि सपना किससे लेती है? गैर औपचारिक स्रोतों से ऋण लेती है। अब बेटा औपचारिक स्रोत और गैर औपचारिक स्रोत के बारे में आपको बताता हूँ। बेटे औपचारिक स्रोत वो होते हैं, जैसे मान लीजिए औपचारिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे बैंक है, सरकारी समितियां हैं, उनको हम औपचारिक स्रोत के अंदर मानते हैं। जबकि बेटे गैर औपचारिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे साहूकार है, जैसे महाजन है, जैसे रिश्तेदार हैं, हम उनसे अच्छी खासी ब्याज दर पर पैसे लेते हैं, वो गैर सरकारी होते हैं। तो या गैर सरकारी या उनको हम कहेंगे अनौपचारिक स्रोत। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में हम साग की मुख्य मांग को हम फसल उगाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ, पानी, बिजली उपकरण या मरम्मत आदि चीज़ों के लिए हम आमतौर पर ये ऋण या कर्ज हम लेते हैं। इन खरीदने के लिए, इन आगतों के लिए हम फसल की बिक्री होने के बीच में 3-4 महीने का समय अंतराल होता है और आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के उधार में उसको चुकता कर देता है। फसल तैयार होने पर वह वापस कर देता है और उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। सपना के मामले में हमने देखा कि फसल बर्बाद हो जाने में कर्ज चुकाने में असंभव होती है। वह ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ता है और ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति को और ज़्यादा खराब कर दिया है। इस स्थिति के अंदर आमतौर पर गाँव के अंदर हम ये चीज़ें देखने को मिलती है। इस स्थिति में ऋण आय बढ़ाने के सहयोग करता है, बल्कि ऋण आय बढ़ाने के बजाय उसका और ज़्यादा, यानी कि स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। तो सपना को इसी प्रकार के जो कर्ज जाल के अंदर फंसने की स्थिति हम महसूस करते हैं। तो बच्चों, हानि होने के साथ साथ उसको कर्ज जाल के अंदर भी फंस जाता है। अब आम तौर पर ऋण की शर्तें क्या होती है? जब जब सरकारी या गैर सरकारी स्रोतों से हम ऋण लेते हैं तो हम कुछ हम उनको समर्थक ऋणाधार के रूप में उनकी अदायगी करते हैं। समर्थक ऋणाधार क्या होते हैं? जैसे आपका कोई गिरवी रखने की चीज़ होती है, जिसे समर्थक, आप किताब के अंदर भी देख रहे होंगे। अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि समर्थक ऋणाधार क्या होता है। यानी कि जितना हम पैसा लेते हैं, बैंक उसकी एवरेज में या साहूकार उसकी एवरेज में हमसे कुछ न कुछ रखवाता है, उसे समर्थक ऋणाधार बोलते हैं। बच्चों, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार, महाजन या साहूकार आमतौर पर उसको क्या करता है? वसूलता है, किसी भी रूप में उसको अदायगी करता है। इसके अलावा जो उधारदाता होता है, यानी कि जो कर्ज उधारदाता होता है, जिसके पास ऋण लेते हैं, उसके रूप में भी उसको कुछ न कुछ रखना पड़ता है। जैसे इसके अंदर आपके देखते होंगे कि अपनी कोई जैसे भूमि का टुकड़ा है या इमारत है, गाड़ी है, पशु है, बैंक की पूंजी है, वो समर्थक ऋणाधार के रूप में उसको रखना होता है बैंक में भी, और जो अनौपचारिक स्रोतों से, यानी कि रिश्तेदारों से, साहूकार से, महाजन से ऋण लेते हैं, उसके एवज में भी वो रखते हैं। तो ये समर्थक ऋणाधार बोलते हैं। अब इसी में ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके सम्मिलित होते हैं। इन्हें ऋण की शर्तें ही कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क होता है। बच्चों, कर्ज की शर्तें उधारदाता व कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले एग्जाम्पल है, उसी के आधार पर देखते हैं हम। एक मेगा का एग्जाम्पल है, उसको हम पढ़ते हैं। आवास ऋण, जिसे हाउस लोन भी कहते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको उनको अच्छी तरह से पता होगा, जो हाउस लोन लेते हैं, जिन्होंने लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी बता देते हैं कि हाउस लोन या आवास ऋण क्या कहते हैं, जो बैंक से हमें मिलता है। मेगा ने घर खरीदे को एग्जाम्पल समझो, उसके माध्यम से आपको और पता चल जाएगा।
मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की दर 12% वार्षिक। 12% का वार्षिक का तात्पर्य है कि उसको 60,000 रुपये हर साल 60,000। 12% का होता है कि 1 रुपये सैकड़ा, यानी कि 5 लाख का 5,000 रुपये उसे प्रति माह देना होगा। और 12 महीने में कितना हो गया, 12 5 60, यानी कि 12 5 60। तो 60,000 रुपये, 5,000 को 5,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 रुपये आ जाएंगे। 60,000 रुपये उसको साल के पे करने पड़ेंगे। इस कर्ज को 10 साल की मासिक किस्तों के अंदर लौटाएगी, यानी कि बैंक ने उसकी 10 साल की हर महीने की किस्त बना दी और उसको ये लौटाना पड़ेगा। तो बैंक नए घर के सभी जो कागजात हैं वो अपने पास रख लेता है, इनकी समर्थक ऋणाधार के रूप में रख लेता है। जब उसका ये पूरा कार्य हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, चाहो तो इनको आप कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, तो आप इनको चाहो तो आप इनको कर भी सकते हो। जैसे उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांगों को क्यों करता है, या हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी निर्धनता से रेखा से नीचे क्यों प्रभावित होती है, या ऋण लेने के लिए कर्ज की क्या क्या शर्तें होती है। ये इस प्रकार से आप एक स्क्रीनशॉट मार के ये आप खुद भी आप कर सकते हो। आगे बच्चों, गांव के अंदर भी इसी प्रकार की विभिन्न अलग अलग विधियां हैं जिससे वह सरकारी तथा गैर सरकारी जो ऋण होते हैं वो गांव के अंदर इस प्रकार के ये थे। श्यामलाल का एक एग्जाम्पल है, जो ज़मीन के टुकड़े पर एक साहूकार से 1.5 एकड़ ज़मीन पर 5% मासिक ब्याज के दे, इनकी 60% हो गया। 60% का तात्पर्य ये हो गया कि उसे बहुत ज़्यादा कर्ज, तो ये गैर अनौपचारिक क्षेत्र को से ऋण देता है। इसी प्रकार से अरुण का भी एग्जाम्पल है, जो सहकारी क्षेत्र पर यानी कि औपचारिक क्षेत्र से ऋण देता है। और रमा का एग्जाम्पल भी है। ये औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। तो गांव में इस प्रकार से अनौपचारिक क्षेत्रों से काफ़ी ऋण लेते हैं। सहकारी समितियों से भी ऋण लेते हैं। सहकारी समितियां जो सोसाइटी होती है उनसे क्या होता है, आप इसके अंदर पढ़ सकते हो, इसको रोक कर भी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप ऐसे पढ़ सकते हो। इसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, ये एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों को आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल है, मैं इसके बारे में पहले आपको इसका करवा चुका, और आपके पास बुक होगी तो बुक्स के अंदर आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो ये सहकारी समितियाँ क्या होती है कि खाद, बीज या अन्य किसानों की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार की मतलब कि लोन देती है, जिसे हम औपचारिक क्षेत्रकों के अंदर इसका नाम लेते हैं, अनौपचारिक क्षेत्रकों के अंदर ये आता है। अब भारत में औपचारिक क्षेत्रकों की साख के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। औपचारिक क्षेत्रकों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आते हैं औपचारिक क्षेत्रकों में। जैसे औपचारिक क्षेत्रकों के अंदर आपका बैंक है, सहकारी समितियां हैं, ये सारी चीज़ें औपचारिक क्षेत्रकों के अंदर आती है। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 भागों में बांटा जाता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो सरकार के अधीन आते हैं वो औपचारिक होते हैं, और अनौपचारिक जो सरकार के अधीन नहीं आते, जैसे साहूकार हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, ये अनौपचारिक होते हैं, ये इनके अंदर है। तो उधारदाता, साहूकार, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह होते हैं, वो अनौपचारिक के अंदर आते हैं। तो इनको हम बांट देते हैं। देखो भारत के अंदर ये आप एक वेन डायग्राम देख रहे होंगे कि भारत के अंदर जो 52% जो ऋण देते हैं वो सहकारी तथा व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर आता है, और बाकी 8% ये अलग अलग आप देख रहे होंगे ऋण व्यापारी से लेते हैं, जमींदार से लेते हैं, रिश्तेदार से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, अन्य लेते हैं। ये सारा इसके अंदर आपको दे रखा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम हिस्सा, नगद हिस्सा प्राप्त करता है, अपने पास रखता है, और आरबीआई उसके ऊपर नज़र रखती है। यानी कि मैंने पिछले कल जो पहली वीडियो थी उसके अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने बताया कि 15 की नगद जो उसके बैंक के पास हो 15% अपने पास रखता है, और बाकी वो कर्जदाताओं को देता है। सभी बैंक जो भी होते हैं तो अपने पास बहुत ही कम पूंजी रखता है।
तो इस प्रकार के व्यवसाय के अंदर, व्यवसाय आने वाले व्यवसायों के अंदर इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो हमने देखते हैं। व्यावसायिक तथा कर्जदाता के रूप के अंदर जो बैंक होता है वो कर्जदाता के रूप के अंदर वो कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारे अनौपचारिक क्षेत्रकों से जो स्रोत होते हैं उनका तो कोई अपना रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन औपचारिक क्षेत्रकों से अपना एक निश्चित रिकॉर्ड होता है। उसके आधार पर ही वो मतलब कि वो देते हैं, लोन देते हैं कर्जदाताओं को। तो अनौपचारिक क्षेत्र ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कोई नहीं है। यानी कि साहूकार होते हैं और कर्जदाता होते हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं होती। वे ऐच्छिक दर पर ऋण देते हैं और नाजायज तरीके से उन पर ब्याज वसूल करते हैं। जैसे हमारे किसान भाई हैं, जैसे आप देख रहे हो चित्र के अंदर, इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर संलग्न है। तो बच्चों, अनौपचारिक क्षेत्रकों से यानी कि औपचारिक कर्जदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रकों से ज़्यादा यानी कि ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए औपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक मांग चुकानी पड़ती है। ऋण की ऊंची अदायगी के कारण कर्ज का असर आय से अधिक हिस्से पर होता चला जाता है। इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक होती है। इसके कारण ऋण का जो बोझ होता है वो बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति ऋण जाल के अंदर फंसता चला जाता है और इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक तथा सहकारी समितियों से ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके लिए सरकार को ये निश्चित कदम उठाना चाहिए कि जो कर्जदाता होते हैं उनको ज़्यादा ब्याज मतलब कि ज़्यादा। अब आप देख रहे होगे कि पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो जो गरीब परिवार है अनौपचारिक क्षेत्रों से ज़्यादा ऋण ले रहे हैं और कम संपत्ति, जबकि जो समृद्ध है ना, समृद्ध वो औपचारिक क्षेत्रों से ज़्यादा ऋण ले रहे हैं, जबकि अनौपचारिक से केवल 10% हिस्सेदारी है। तो ये हमें सरकारी आंकड़ों के आधार पर भी ये चीज़ दिखाई गई है कि इस प्रकार से औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के अंदर ये इनकी मांगें बढ़ी हुई, आपस में ये बटी हुई हैं। अब आता है औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र को साख कैसे मिलती है। आरेख 2 के अंदर मैंने दिखाया कि जो गरीब लोग हैं, वही चीज़ हमें कि जो गरीब लोग हैं वो अनौपचारिक रूप से ज़्यादा ऋण लेते हैं, जिनके पास कम संपत्ति है या परिवार जिनके पास अधिक है वो अनौपचारिक से ज़्यादा ऋण लेते हैं और औपचारिक से कम लेते हैं। जबकि साहूकार हैं वो साहूकार अधिक मात्रा के अंदर यानी कि जो अधिक मात्रा ज़्यादा है ना, उनका ज़्यादा उनका जो कर्ज है वो औपचारिक क्षेत्रकों से ज़्यादा कर्ज लेते हैं, जबकि अनौपचारिकों से वो बहुत कम 10% ही हिस्सा ले पाते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। अब आता है हमारा निर्धन के स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? जो खुद अपनी सहायता मतलब कि जो छोटे छोटे वो बनाकर खुद अपनी सहायता करते हैं, खुद मतलब कि छोटे छोटे मिशन बनाकर छोटे छोटे वो बनाकर अपनी सहायता को खुद करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा बच्चों। इससे बच्चों कल यानी कि परसों बृहस्पतिवार को, आज मंगलवार को, बृहस्पतिवार को मैं आपको इसके छोटे क्वेश्चन दूंगा। आपको छोटे क्वेश्चन आपने सभी ने करने हैं, ठीक है? अपनी फेयर नोटबुक में करना साथ साथ में। थैंक यू वेरी मच।